जो कथित भूमाफिया इन्हें इन लोगों को बताया जा रहा है, गैंगस्टर है, जमीन से उगाही करते हैं, एक्सटॉर्शन में शामिल है, और अगर एनडीपीएस की अदालत में पेशी थी तो इसका यह मतलब है कि ये नारकोटिक्स और ड्रग्स में भी डील कर रहे हैं। यह आपको दिखाता है कि कितना संवेदनशील यह मामला था जिसमें गिरफ्तारी हुई और कितना बड़ा इनका नेटवर्क है। शम्स, दिल्ली में आजकल अगर आप देखें पिछले 8-10 सालों में इस तरह के गैंग और इस गैंग के पनपने की एक और वजह है, हरियाणा और आपके उधर जो अपना दिल्ली का बॉर्डर लगता है, ये गुरुग्राम की तरफ और उस तरफ सोनीपत और पानीपत की तरफ बहुत सारे ऐसे गैंग आए और इन गैंग में आपस में एक रिश्ता कनेक्शन अब हो रहा है। चाहे वो दिल्ली के गैंग हो या हरियाणा के गैंग हो या पंजाब के गैंग हो, इनके आपस में बीच में एक कड़ियां जुड़ रही। और यही वजह अभी हाल में कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि अपने ओलंपियन सुशील कुमार जिस तरीके से एक मर्डर के केस में इस वक्त अंदर है, उस सुशील कुमार का भी अलग अलग गैंग के साथ रिश्ता सामने आया था। और जिस काला जेठड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस काला जेठड़ी के साथ भी कहीं ना कहीं तार न सिर्फ टिल्लू का बल्कि गोगी का भी जुड़ता है। और उसकी वजह यह है कि ये सारे गैंग जो है एक दूसरे की हेल्प लेते हैं अलग अलग, चाहे जमीन हड़पने में, चाहे फिर ड्रग्स का मामला हो, गैंगवार का मसला निपटाना हो, एक दूसरे को कमजोर करना हो गैंग को, इन चीजों के लिए। और इसीलिए पहले जो खासतौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर दिल्ली में बहुत कम कुछ था, बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम पर ऐसे कई गैंग पनपे, फले फूले। और सबसे जो अजीब बात है वो ये है कि ये गिरफ्तार भी होते हैं तो भी इनका गैंग टूटता नहीं है, बल्कि जेल के अंदर से ऑपरेट करता है सिर्फ एक मोबाइल के जरिए। और वही चीजें ये सारे जो गैंग है ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब जेल से उगाही इनकी चलती रहती है, जेल से फोन करते हैं, इनके आदमी जाके पैसा इकट्ठा करते हैं और पैसे के बूते पर इस तरह के गैंग चलते हैं। यहां दो प्रश्न बहुत अहम ये भी उठते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी। दिल्ली पुलिस, अगर यह गैंग इतने अरसे से चल रहा है कि 2016 से 20 के बीच 10 इनकाउंटर भी हुए या 10 इनके आपस में गैंग वॉर भी हुआ, तो पुलिस इस गैंग की कमर तोड़ने में सफल क्यों नहीं हो पाई? देखिए, दो चीजें, एक तो जेल के अंदर मोबाइल, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल इससे जुड़ता है कि हम ये कहते हैं कि हर जेल में जैमर होता है। अभी एक आरटीआई के जरिए तिहाड़ जेल ने एक जानकारी दी कि उन्होंने जो जैमर लगाए हैं उसमें करीब 7.5-8 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन जैमर कहां कहां पे काम कर रहा है, उन्होंने कहा सिक्योरिटी रीजन से हम इसका जवाब नहीं दे सकते। सवाल यह कि अगर एक कैदी के पास जेल के अंदर मोबाइल आता है तो जेल में तो जैमर है, तो फिर वो बात क्या करेगा, उसके लिए मोबाइल यूजलेस है। लेकिन उसके बावजूद अगर मोबाइल वर्क कर रहा है, नेटवर्क पकड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जेल की मिली भगत है। वो अपनी सुविधा के हिसाब से जब जिस वजह जिस तरफ चाहे जैमर को हटा सकते हैं, उतनी देर आपको मौका देते हैं बात करने के लिए। और जेल से मोबाइल की बरामदगी ये कोई मतलब छुपी हुई चीज नहीं है, हर हफ्ते ऐसी खबर आती है। न सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि जब अगर जैमर है, और हर जेल के लिए है कि जैमर होगा, उसके बावजूद मोबाइल की बरामदगी ये साफ साफ बताती है कि ये सारी चीजें मिली भगत है। और यही वजह है कि कैदी तो जेल में कैद है, लेकिन अगर मोबाइल पे वो एक्टिव है तो फिर वो अपने दुश्मनों को भी हड़काता है, वो अपने दुश्मनों से वसूली भी कर रहा है, अपना गैंग भी चला रहा है। इसका मतलब है कि उसका पूरा धंधा उसकी गिरफ्तारी से कहीं भी मंदा नहीं पड़ता, ना रुकता है, बल्कि वो वैसे ही कर रहा है जैसे एक आजाद होकर वो करता है। मोबाइल फोन जेल में और इनके पास हथियार। एक समय था जब दिल्ली पुलिस, और ये इस समय हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ, इनकाउंटर हुआ, और एक गैंगस्टर और 2 हमलावर, वकील के कपड़ों में आए थे दोनों हमलावर, वो मारे गए, गैंगस्टर मारा गया। कैसे हुआ इनकाउंटर, एक वकील को, महिला वकील को गोली लगने की बात भी सामने आई। प्रश्न यहां यह भी उठता है कि आखिर गैंगस्टर्स के पास, चलिए एक बार हम आपको सुनवाते किस तरह से ये इनकाउंटर हुआ। आवाज मैं चाहूंगा मेरे प्रोड्यूसर्स ये आवाज सुनवाएं आपको। यहां पर शम्स प्रश्न यह भी उठता है कि गैंगस्टर्स के पास इतनी आसानी से हथियार और गोलियां कहां से आ रही हैं। एक समय था जब दिल्ली पुलिस अंकुश लगाने में काफी हद तक सफल रही थी, लेकिन हाल में उस तरह की व्यवस्था नहीं लगती। देखिए, यहां पे गौरव एक और चीज है, जिस तरह की खबर आ रही है वो ये है कि जब हियरिंग शुरू हो चुकी थी, यानी जज साहब चैंबर में थे, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे, और उनके सामने वो, इस कायदे से देखें तो वो विटनेस है अब इस मामले में, एक चश्मदीद है,
मुझे लगता है कि इस मामले की जांच और कोर्ट की सुरक्षा को लेकर इसके बाद कुछ कड़े फैसले आने वाले दिनों में आप सुन सकते हैं। दूसरी बात, जो इसमें से एक मारा गया उसकी खबर यह भी आ रही है कि इसमें राहुल नाम का शख्स था जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रखा हुआ था, जो टिल्लू गैंग का मेंबर है। तो अब लगभग ये क्लियर और साफ हो चुका है कि आज के शूटआउट के पीछे टिल्लू गैंग का हाथ है, क्योंकि उसका खास जो है वो राहुल 50,000 का इनामी बदमाश, वो इसमें मारा गया है। और अब बाकी जांच होगी आगे में क्या कुछ होना है। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस हो गया हिंदुस्तान में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां पे एक जज के सामने ये क्राइम हुआ, एक शूटआउट हुआ, 2 लोगों की जान गई, फिर क्रॉस फायर में बाकी 2 लोग मारे गए और खुद जज साहब इस पूरे इंसिडेंट के एक चश्मदीद बन गए। और हो सकता है जज साहब को अब एक आदेश देने की आवश्यकता भी होगी कि वकीलों की भी क्या फ्रिस्किंग होनी चाहिए, वकीलों की भी जांच होनी चाहिए जब वो अदालतों में घुस रहे हैं, क्योंकि अब तक वकीलों का इतना सम्मान है कि जब वो घुस रहे होते हैं उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती। और ऐसा वकीलों ने खुद हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा को बताया कि जब अगर आप वकील के कपड़ों में हैं तो आपको वो सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी का फायदा गैंगस्टर्स ने उठाया। और आने वाले समय में अगर यही चलता रहा तो किसी दिन इसका फायदा आतंकी भी उठा सकते हैं। जिस तरह के नए हथियार आतंकियों के पास आ रहे हैं, ये भले ही इनके पास पिस्तौलें रही हो, आजकल तो स्नबनोज, असॉल्ट राइफल्स और ऑटोमेटिक वेपन्स आ रहे हैं, उससे तो बड़ा हादसा हो सकता है। शम्स, यहां पे बात सिर्फ ये नहीं है कि वकील की, गौरव अगर आप देखें पार्लियामेंट के अंदर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दाखिल होते हैं, जो 2001 में हुआ उस इंसिडेंट के पार्लियामेंट अटैक के बाद से, तो वहां बाकायदा फ्रिस्किंग होती है, एमपी की गाड़ी की भी होती है, एमपी की भी तमाम चीजें सुरक्षा के उनको जांच से गुजरना पड़ता है। तो अगर इस तरह की सुरक्षा को हमें देखना है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वहां पे एक पूरा इंतजाम हो जिसमें वकीलों की भी पूरी तलाशी हो, और चाहे वो वकील की यूनिफॉर्म में हो या फिर आम लोग हैं, उनको हर एक खास एक स्टैंडर्ड जो होगा सिक्योरिटी का पैमाना, उससे उनका गुजरना जरूरी है, वरना इस तरह के इंसिडेंट होंगे। और ये जरूरी है क्योंकि आज ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, कोर्ट के अंदर कई बार ऐसे शूट आउट हुए, लेकिन हाँ आज अलग इसलिए हो गया कि भरी अदालत के अंदर बाकायदा कार्रवाई चल रही है, जज साहब सामने बैठे हुए और करीब 30 से 40 राउंड अगर गोली चलती है तो फिर यह सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है।